हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की बुक संचयन का छठा चैप्टर दिए जल उठे। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो आंसर होगा कि स्थानीय कलेक्टर शिल्डी ने आदेश देकर सरदार पटेल को गिरफ्तार करवाया। तो उसने निषेधाज्ञा लागू कर उन्हें गिरफ्तार किया, परंतु इसके पीछे उनका निजी बदला लेने की भावना थी, क्योंकि पिछले आंदोलन में क्या हुआ था, जो ये कलेक्टर था उसको अहमदाबाद से भगा दिया गया था और वह बदला लेने की ताक में था। तो बदला लेने के लिए ही जो स्थानीय कलेक्टर था उसने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। तो बदले की भावना से उसने जो सरदार पटेल थे उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आपका अगला प्रश्न है, जज को पटेल की सज़ा सुनाने के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा, स्पष्ट कीजिए। तो उनको 8 लाइन का जो फैसला था उसको लिखने में इतना टाइम क्यों लगा। तो सरदार पटेल को गिरफ्तार करके बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां जज के सामने उन्होंने क्या किया, अपना अपराध मान लिया। परंतु अभी भी जज के लिए फ़ैसला करना काफ़ी मुश्किल था कि वह क्या फ़ैसला दें, क्योंकि अपराध तो उन्होंने कोई किया नहीं था और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो फैसला तो देना ही था। तो वह किस धारा के तहत और कितनी सज़ा सुनाए, इसलिए उन्होंने 8 लाइन का फ़ैसला देने में 1.5 घंटा लगा दिया, क्योंकि सरदार पटेल ने अपराध स्वयं स्वीकार किया था। हालांकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हाँ, मैंने अपराध किया है। तो जो पटेल थे उनको कलेक्टर ने ईर्ष्या और रंजिश के कारण गिरफ्तार करवाया था और पटेल के पीछे देशवासियों का पूरा समर्थन था। तो किस धारा के अंतर पटेल को कितनी सज़ा दें, यही सोच विचार करने के कारण जो जज थे उनको काफ़ी टाइम लग गया। आपका अगला प्रश्न है, मैं चलता हूँ अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो आंसर होगा कि सरदार पटेल को 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें बोरसद से साबरमती ले जाया जा रहा था। तो रास्ते में जो आश्रम था वो भी पड़ता था। तो आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, वो उनको देखना चाहते थे। इसलिए जो आश्रमवासी थे वो क्या करा, उन्होंने सड़क के किनारे खड़े हो गए ताकि वो पटेल को देख सकें। तो पटेल के आग्रह पर गाड़ी जो थी वो रोक दी गई और पटेल आश्रमवासियों से मिले। तो सड़क पर ही गांधी जी से उनकी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। तो जो सरदार पटेल थे उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो गैर कानूनी थी, जो कि अंग्रेज़ सरकार द्वारा की गई थी। तो अंग्रेज़ सरकार को कोई ना कोई बहाना बनाकर कांग्रेस के नेताओं को पकड़ना था। तो इसी सत्य को उद्घाटित करने के लिए जो पटेल थे वो गांधी जी से ये वाक्य कहते हैं कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। मतलब अब सरकार जो है वो आपको भी जेल में बंद करेगी, तैयार रहिए। आपका अगला प्रश्न है, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। तो गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा। तो आंसर होगा, पटेल की गिरफ्तारी के बाद जब गांधी जी रास पहुँचे तो दरबार समुदाय के लोगों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। तो ये जो लोग थे, दरबार समुदाय के जो ये लोग थे, वो रियासतदार होते थे। मतलब इनकी जो ज़िंदगी थी काफ़ी ऐशो आराम में बीतती थी, लेकिन इन्होंने अपना ऐशो आराम छोड़ दिया, त्याग दिया और रास में बस गए। तो गांधी जी ने जो ये वाक्य है, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें, इन्हीं जो रियासतदार लोग थे उनके लिए कहा है, जो कि अपना ऐशो आराम छोड़कर रास में बस गए थे। तो गांधी जी ने इन्हीं दरबार लोगों के त्याग और ऐसे फैसले लेने के साहस के बारे में यहाँ पर कहा है। अगला प्रश्न है कि पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेल जोल से किया जा सकता है। अपने शब्दों में लिखिए। आंसर होगा, इस पाठ से सिद्ध होता है कि हर कठिन परिस्थिति को अपनी सूझबूझ और सहयोग से निपटाया जा सकता है। हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं अपनी सूझबूझ से और लोगों के सहयोग से।
तो वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी से एक चुनौती सामने आई। गुजरात का सत्याग्रह आंदोलन जो था वो असफल होता जान पड़ा, किंतु स्वयं गांधी जी ने आंदोलन की जो कमान थी वो संभाल ली। यदि वे गिरफ्तार कर लिए जाते तो उसके लिए भी उपाय सोचा गया। तो अब्बास तैयब जी जो थे वो नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। तो गांधी जी को रात से कनकापुरा की सभा में जाना था, तो वहाँ से नदी पार करनी थी। इसके लिए गाँव वासियों ने पूरी योजना बनाई और रात ही रात में नदी पार की गई। इसके लिए झोंपड़ी, तंबू, नाव, दियो आदि का प्रबंध किया गया। तो सारा कठिन काम चुटकियों में संपन्न हो गया। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेल जोल से किया जा सकता है। अगर आपस में सब लोग मिलजुल कर काम करें तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो गांधी जी और जो सत्याग्रही थे वो शाम को 6 बजे चलकर 8 बजे कनकापुरा पहुँचे। वहीं आधी रात में महिसागर नदी पार करने का उन्होंने निर्णय लिया। तो नदी तट पर हजारों लोग जो थे वो दिए लेकर खड़े थे क्योंकि अंधेरा काफ़ी था। तो नदी के दोनों तटों पर मेले जैसा दृश्य हो रहा था। लोग गांधी, पटेल और नेहरू की जयकार कर रहे थे। तो इस तरह नदी के दोनों तटों पर मेले जैसा दृश्य जो था वो उपस्थित हो रहा था। आपका अगला प्रश्न है कि यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है। गांधी जी के इस कथन से गांधी जी के साहस, देश प्रेम, कष्ट सहने की क्षमता आदि गुणों का पता चलता है। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा को धर्म यात्रा का नाम दिया। तो रास्ते में कंकरीली, रेतीली सड़कें आएंगी, इसलिए लोगों ने गांधी जी से कहा कि आधी यात्रा कार से कर लें वो और आधी यात्रा पैदल कर लें। लेकिन जो गांधी जी थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये धर्म यात्रा है, वो धर्म यात्रा पर निकले हैं, किसी वाहन का वो प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार मही नदी तट पर भी क्या हुआ, करीब 4 किलोमीटर दलदली ज़मीन पर गांधी जी को चलना पड़ा। तो लोगों ने उन्हें कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर गांधी जी ने कहा यह धर्म यात्रा है, चलकर ही पूरी करूँगा। जो गांधी थे वो किसी भी आंदोलन को धर्म के समान पूज्य मानते थे और उसमें पूरे समर्पण के साथ लग जाते थे। वे औरों को कष्ट और बलिदान के लिए प्रेरित करके स्वयं सुख सुविधा भोगने वाले ढोंगी नेता नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो लोगों को उपदेश दें खाली और स्वयं सुख सुविधाओं में जीवन बिताएं। तो वो जैसा लोगों से कहते थे वैसा स्वयं भी करके दिखाते थे। तो वे हर जगह त्याग और बलिदान का उदाहरण स्वयं अपने जीवन से ही देते थे। तो इस कथन के द्वारा गांधी जी की दृढ़ आस्था, सच्ची निष्ठा और वास्तविक कर्तव्य भावना के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे, फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए। तो आंसर हुआ कि अंग्रेज अधिकारी भी गांधी जी की स्वाभाविक विशेषताओं से परिचित थे। उनको पता था कि गांधी जी छल और असत्य से कोई काम नहीं करेंगे। तो उनको पता था कि गांधी जी कोई छल कपट नहीं करेंगे, कोई झूठ का सहारा नहीं लेंगे। फिर भी उन्होंने इस बात के डर से एहतियाती कदम उठाए कि गांधी जी ने कहा था कि यहाँ भी नमक बनाया जा सकता है, इसलिए नदी के तट के सारे नमक के जो भंडार थे उन्होंने नष्ट करवा दिए। ब्रिटिश सरकार थी वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, इसलिए एहतियाती तौर पर नदी के तट के सारे जो नमक के भंडार थे वो हटा दिए गए और उन्हें नष्ट कर दिया गया। आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे। तो गांधी जी तो पार चले गए थे लेकिन फिर भी लोग नदी के तट पर क्यों खड़े थे। तो आंसर हुआ कि गांधी जी के नदी पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर खड़े रहे क्योंकि सत्याग्रहियों को भी पार जाना था और वे कुछ लोगों का इंतज़ार कर रहे थे जिन्हें नदी पार करानी होगी। तो हालांकि जो गांधी जी थे वो महिसागर नदी के पार उतर गए, फिर भी जो लोग थे वो नदी तट पर इसलिए खड़े रहे ताकि गांधी जी के पीछे आ रहे
सत्याग्रही भी तट पर पहुंच जाएं और उन्हें दियों का प्रकाश मिल सके। इसलिए गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर खड़े रहे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।